अमूल्या 2 दिनों के लिए अपने मायके आई थी। उस दिन हाथ में बैग लेके जब वो अपने ससुराल वापस जा रही थी तो दुखी होकर कहने लगी, माँ, मैं जा रही हूँ। दुखी होकर जा रही हो? कोई दूसरा देश जा रही हो क्या? ससुराल जा रही हो? अगर सच कहूँ तो तुम अपने घर में ही जा रही हो। तुम्हें खुशी खुशी अपने घर जाना चाहिए। अगर मेरी सासू माँ बिल्कुल आप अपनी बहू को जैसा देखभाल करती है वैसा करती ना, तो मैं भी खुशी खुशी जाती और कहती, माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना, दामाद जी की बात सुनना और सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं खेत जा रहा हूँ। प्रसाद खेत के काम के लिए चले जाते हैं। अमूल्या शारदा और अनामिका को बाय कहकर बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका अच्छी लड़की, साफ सुथरा रहती थी, सास ससुर का देखभाल करती थी, घर का सारा काम करती थी और अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अमूल्या उधर दुखी चेहरा बनाकर अपनी सहेली सुमन के साथ बगीचे में चेयर पे बैठी थी। तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? तो क्या करूं? अपने पति से कहो, वो जरूर समझेंगे। अगर वो समझते तो मैं अपनी दिल की बात तुम्हें क्यों बताती? वो नहीं समझते, इसीलिए तो मैंने फोन करके तुम्हें यहाँ बुलाया तुमसे उपदेश लेने के लिए। इसमें उपदेश देने का क्या है? और तुम्हारी सासू माँ तुमसे घर का सारा काम काज करवाती है जो कि तुम कर नहीं पाती। यही बात तुम मुंह पे बोलो और अपना मायके चले जाओ। और मायके जाने के बाद तुम्हारे पति तुम्हें फोन करेंगे। तुम बोलना तुम तभी आओगी जब अलग परिवार शुरू करेंगे, वो जरूर मान लेंगे। प्यारी दोस्त सुमन का ये सुझाव सुनकर अमूल्या बहुत खुश हो जाती है। इस तरह थोड़ी देर वो दोनों बातचीत करती है। उधर दरवाजे के पास खड़ी होकर अमूल्या की सासू माँ अपर्णा देवी दोनों को गुस्से से देख रही होती है। उधर दूसरे तरफ 3 महीने की गर्भवती बहू अनामिका को साथ लेकर सासू माँ शारदा घर जा रही होती है। रास्ते में ध्यान से चला करो बहू रानी, बहुत पत्थर है। ओहो माँ जी, मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। जब तुम गर्भवती हो उससे 3 महीने से कोई मतलब नहीं। जैसे ही पता चले कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खुश और सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू बातचीत करते हुए जा रही थी। तभी कीर्ति नाम की एक लड़की सामने से स्कूटी चलाते हुए आती है, वो भी हॉर्न बजाते हुए। अनामिका काफी घबरा जाती है, शारदा भी डर जाती है और तुरंत शारदा रास्ते से एक पत्थर उठाती है और सीधा उस पत्थर से कीर्ति पे वार करती है। अरे बेवकूफ लड़की, मरने जा रही हो क्या? इस तरह से कोई गाड़ी चलाता है क्या? बेवकूफ लड़की। इस तरह से वो डांटती है, पर कीर्ति उसका परवाह नहीं करती, मुस्कुराती है, फिर और तेजी से गाड़ी चला के निकल जाती है। उधर जैसे ही सुमन चली जाती है, अमूल्या दरवाजे के पास आती है। फिर गुस्से से अपर्णा देवी कहती है, क्या बात है बहू, आजकल ये लड़की हमारे घर में बार बार आ रही है। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जाओ और मेरे लिए कड़क चाय बना के ले आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अमूल्या किचन में जाती है। फिर पीछे पीछे अपर्णा देवी आकर, अरे रुको रुको, अभी मुझे चाय नहीं चाहिए, यहाँ आओ, मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में ना बड़े दर्द हो रहे हैं। सुनते ही अमूल्या अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। ये देखकर अपर्णा देवी, क्या री, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? बेटे का फोन लगाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं, वो काम कर रहे होंगे। आप बैठिए, मैं आपका गला दबा देती हूँ। क्या बोली? मेरा गला दबाओगी? नहीं माँ जी, मैं आपका पैर दबाती हूँ। फिर अपर्णा देवी सोफे पे बैठ जाती है और अपने पैरों को टी टेबल के ऊपर रख देती है। अमूल्या मुंह बिचकाते बिचकाते सासू माँ के पैर दबाती है। दूसरी तरफ गर्भवती बहू अनामिका सोफे पे बैठी होती है और सासू माँ उसके लिए जूस लेकर आती है। बहू, ये जूस पी लो। अरे माँ जी, अभी तो आपने कहा कि फल खा लो, अब आप जूस लेकर आई हैं और कह रही हैं इसे भी पी लो। हाँ, तुम चाहे जितना भी ना कहो, मैं नहीं सुनूंगी। हाँ। इस तरह से सासू माँ शारदा जबरदस्ती अपनी बहू को जूस पिलाती है। तभी प्रसाद और रमेश दोनों खेत से घर लौट आते हैं। आते ही देखते हैं कि शारदा अपनी गर्भवती बहू का अच्छे से ख्याल रख रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन कपड़ों का थैला लेकर अमूल्या सीधा अपने मायके चली आती है। सभी लोग साधारण तरीके से बात करते हैं, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका को सोफे पे बैठाकर अपने हाथों से खिला रही होती है। ये देखकर अमूल्या को बड़ा गुस्सा आ जाता है। माँ,
तुम्हें ये महारानी लगती है क्या जो तुम इसकी इतनी सेवा कर रही हो? मेरी बहू कोई महारानी नहीं है, पर वो गर्भवती है। 5 महीने हो गए हैं। मैं उसका ध्यान रखूंगी तभी तो अच्छे से सब कुछ हो पाएगा। स्वस्थ बच्चा घर में पैदा लेगा। भाभी बहू है और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल रखो। तुम्हारा देखभाल करूंगी, पर तुम गर्भवती हो क्या? अब जाओ। शारदा की बातों से अमूल्या थोड़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात में खाना हो जाने के बाद डॉक्टर के कहे मुताबिक अनामिका घर के बाहर थोड़ा वॉकिंग कर रही होती है। उसके साथ साथ उसकी सासू माँ भी वॉकिंग कर रही थी। ये सब अमूल्या सहन नहीं कर पाती है। क्या माँ, डॉक्टर के कहे मुताबिक भाभी गर्भवती है तो वॉकिंग कर रही है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनके साथ क्यों वॉकिंग कर रही हैं? मैं उसके साथ क्यों चल रही हूँ? जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। शारदा के इस तरह से कहने पे अमूल्या को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो अपने बेडरूम में आ जाती है और वहीं पे घूमते रहती है। मेरी माँ भाभी से ज्यादा प्यार करिए क्योंकि वो अभी गर्भवती है। अगर मैं भी गर्भवती हो जाती हूँ तो यहाँ पे मेरी माँ मुझे प्यार से रखेगी और वहाँ मेरी सासू माँ भी मेरा देखभाल करेगी। पर अब अचानक से गर्भवती कैसे हो जाऊं? ऐसा सोची रही थी, उसी दौरान बिस्तर के ऊपर उसे एक दुपट्टा दिखता है। इसी के साथ अमूल्या के दिमाग में एक तरकीब आती है। खुशी खुशी जाके वो दरवाजा बंद कर देती है। वैसे अमूल्या को ज्यादा जानकारी थी नहीं कि 5 महीने में कितना बड़ा पेट होता है। वो अगले दिन सुबह एक बड़ा सा पेट बना के शारदा के पास आती है। देखकर शारदा और अनामिका दोनों आश्चर्य हो जाती है। तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं भी गर्भवती हूँ माँ, 5 महीना है। ये कहकर अमूल्या बहुत बड़ी गलती कर दी। शारदा समझ गई कि उसकी बेटी गलती कर रही है। फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। गर्भवती ना होके भी गर्भवती कह रही हो। तुम्हें लग रहा है ऐसा करने से मैं तुम्हें लाड़ प्यार करूंगी। अब देखते हैं कितने दिनों तक ये खेल खेलती हो। मन ही मन सोचती है, फिर बाहर से कहती है, कल तक तो तुमने ये बात हमें नहीं बताया। मुझे लगा था आप माँ हो, आप समझ जाएंगी, पर आपको तो अपनी बहू का ही ख्याल रखना है, बेटी पे तो ध्यान ही नहीं। नहीं बेटा, अब तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। अरे बहू, अब से तुम जाके खुद अपना काम अपने करो और खुद ही अपना ख्याल रखो। जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर अमूल्या बहुत खुश होती है। उस दिन सच में गर्भवती बहू अनामिका किचन में खड़ी होकर सब्जियां काट रही होती है। ये देखकर शारदा दुखी हो जाती है, पर क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी बेटी की गलती को सुधारना, इसीलिए वो चुपचाप रहती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसका पेट और बढ़ता है। अमूल्या को कुछ समझ में नहीं आता, पर शारदा ये बात समझती है। क्या अमूल्या, तुम्हारा पेट बड़ा नहीं हो रहा है? देखो भाभी को, भाभी का पेट कैसा बड़ा हो रहा है। इस तरह कहने पे अमूल्या अपना पेट देखती है और अनामिका का पेट देखती है। चलो फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ पेट बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है। पर तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो पता करना होगा। माँ, अब ज्यादा सोचिए मत, कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह तक धीरे धीरे ये पेट भी बड़ा हो जाएगा। हाँ बेटा, सुबह तक तो बड़ा हो गई। अभी एक चुन्नी बंधा हुआ है, सुबह तक एक और चुन्नी बांध लोगी। सही कहा ना बेटा? हाँ माँ, वही ना। इस तरह अमूल्या के मुंह से फिसल के सच बात निकल जाती है। प्रसाद, रमेश, अनामिका सुन के आश्चर्य रह जाते हैं। सच मुंह से निकल गया है, अब ये झूठी प्रेगनेंसी भी निकालो। इस तरह कहने पे अमूल्या अपने कमरे में जाती है। एक सफेद कपड़ा लेकर वो बाहर निकल के आती है। अमूल्या गर्भवती नहीं थी, उसके हाथ में एक सफेद कपड़ा था। तब सबको समझ में आ जाता है कि अमूल्या सबको बेवकूफ बना रही थी इतने दिनों तक। अमूल्या, क्यों बेटा, ऐसा तुमने क्यों किया? अमूल्या रोते रोते जवाब देने लगती है। अब क्या करूं मैं? वहाँ पे मेरी सास मुझसे सब काम करवाती है, मुझे परेशान करती है। मैं यहाँ आकर आप लोगों से कहती हूँ तो आप लोग कहती है कि आपकी बहू गर्भवती है, इसीलिए आप लोग उनकी मदद कर रही हैं। तब जाके यही ख्याल आया दिमाग में। अमूल्या बहुत दुखी होकर कहती है। सभी लोग अच्छी अच्छी बातें कहकर उसे समझाते हैं। कुछ दिनों बाद अनामिका एक बहुत ही सुंदर कन्या संतान को जन्म देती है।
शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश सभी मिलके अमूल्या को अच्छे से समझा बुझाकर फिर से अपने ससुराल भेज देते हैं। अमूल्या भी खुशी खुशी वापस चली जाती है। वहां जाके अमूल्या मन लगा के घर का काम काज करती है और खुशी खुशी अपनी सासू माँ के साथ रहने लगती है। और एक बार फिर से शारदा पूरे परिवार के साथ सुखी सुखी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। पार्वतीपुर में रहने वाले वीरू खेत में जाने के लिए हॉल में आते हैं। वहाँ उसकी पत्नी सुजाता उसके सामने नहीं आती है। ये देखकर, सुजाता, मुझे खेत जाना है, तुमने डब्बा बांध दिया? इस तरह से वो आवाज लगाते हैं। किचन में बेटी अनामिका अपनी माँ के साथ चाय बना रही होती है। बांध दिया, रुकिए आती हूँ, इस तरह से कहती है ताकि उसके पति सुन सके। फिर अनामिका जो उसके बगल में ही थी, जा बेटा, जाके पिताजी को डब्बा दे आओ, इस तरह कहती है। अनामिका डरते हुए अपने पिताजी के सामने जाती है। पिताजी को देखकर वो प्रणाम कहती है, पर वीरू उसे देखकर अपना चेहरा घुमा लेते हैं। ये देखकर, तो क्या मैं अब डब्बा देने लायक भी नहीं हूँ पिताजी? इस तरह कहकर अनामिका दुखी होकर अपना सर झुका लेती है। तुम क्यों सर झुका रही हो बेटा? तुम्हें तो हमने जन्म दिया है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमने तुम्हें ऐसे वक्त में जन्म दिया। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम वही करो बेटा, कम से कम हमारी जिंदगी बेहतर होगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी, नुकसान के बदले हमें कुछ मुनाफा होगा। पिताजी ने जब इस तरह से कहा, अनामिका को वहाँ पे 1 मिनट से भी ज्यादा रुकने का मन नहीं किया। उसके हाथ में जो थैला था वो टीवी के सामने वाले लकड़ी के टेबल पर रख के वहाँ से आंसू पोंछते हुए चली जाती है। सुजाता किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर सब देख रही होती है। फिर लंबी सांस लेकर, कुछ ज्यादा ही तीखी बातें करते हैं, बेटी का स्नेह का जरा भी परवाह नहीं। सोचो तो, इनकी बातों से अनामिका को कितना बुरा लगा होगा। इस तरह सोचते हुए वो अपने पति वीरू के पास जाती है। डब्बा देने के लिए कहता हूँ तो तुम उस लड़की के हाथ से क्यों भिजवाती हो? क्यों भेजा मतलब वो आपकी बेटी है, उसके हाथों से आइंदा मत भिजवाना। हाँ, मुझे भी पता है उसके हाथों से डब्बा भिजवा के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर वो टीवी के पास वाले टेबल से उठा के बैग उन्हें दे देती है। फिर जाने के दौरान वीरू कहने लगते हैं, गुस्से में मैंने आके कह दिया कि जाओ जाके मर जाओ, उसे जरूर बुरा लगा होगा। ध्यान रखना कहीं वो बाहर ना जाए, घर पे ही रहे। पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुन के सुजाता खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, एक तरफ अपनी बेटी से बहुत प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी को कोसते भी है। समझ नहीं आता है ये कैसे इंसान है। इस तरह सोचते हुए वो अनामिका के पास चली जाती है। उधर तिन्नापुर गांव में पिता प्रसाद और बेटा रमेश तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं और शारदा एक खाली टोकरी लेकर वहीं पे एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई होती है। तुम बाप बेटे इस खाली टोकरी को मछलियों से कब भरोगे और कब मैं इन मछलियों को बेचूंगी और कब मेरे मजदूरी के पैसे मिलेंगे? आएंगे आएंगे शारदा, तुम परेशान मत हो, तुम बस देखते रहो। जैसे ही मछली फंसती है मैं उसे सीधा खींचते हुए उसे उठाकर टोकरी में ही डालूंगा। हाँ, मछलियाँ तो इंतजार कर रही है कि कब प्रसाद सर कांटा फेंकेंगे और हम जाके कांटे में अटक जाएंगे, यही कहना चाहते हैं ना? इस तरह मजाक उड़ाते हुए शारदा कहती है। प्रसाद बिना कुछ कहे बस मछली का कांटा फेंकते हैं। अचानक से महसूस होता है कि कुछ कांटे में आके फंसा है। खींचते ही सीधा मछली आके शारदा के गोद में गिरती है। प्रसाद आंख मारते हैं। बहू ने प्रसाद का देखा कमाल। इससे पहले रमेश ने अपने माँ पिताजी को इस तरह शरारत करते हुए कभी नहीं देखा था। पिताजी, मैं यहीं पे हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये बात मत भूलिएगा। ये सुनते ही दोनों सर घुमा लेते हैं। फिर करीबन 1 घंटे के बाद मछली की टोकरी भर जाती है। शारदा उसे अपने सर पे रख लेती है। अजी, मैं जाके पड़ोस के पार्वतीपुर गांव में इन मछलियों को बेच कर आती हूँ। आप और बेटा घर जाके खा पी के आराम कीजिए। हाँ ठीक है शारदा, अपना ख्याल रखना। फिर शारदा मछली लेकर वहाँ से ऑटो स्टैंड जाती है और ऑटो में बैठकर सीधा पार्वतीपुर पहुँच जाती है। ऑटो वाले को पैसे देती है और फिर गाँव में मछलियाँ बेचने लगती है। उधर सुजाता अपनी बेटी अनामिका को पूरा गांव ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी, पर उसे अपनी बेटी अनामिका कहीं नहीं मिली। खाना खाने वो जरूर आएगी। सुजाता फिर घर लौट जाती है।
उधर घर पे अनामिका खाना खाते खाते टीवी देख रही होती है। उसे देखकर सुजाता को थोड़ी राहत मिलती है। शारदा पूरा गांव घूम घूम के मछलियां बेच रही होती है। जब तक मछलियां खत्म होती है तब तक अंधेरा हो जाता है। शारदा गांव के बस स्टैंड में लौट आती है। वहां पता चला कि एक भी बस नहीं है। ऑटो का इंतजार करती है लेकिन वो भी नहीं आता। बेटे ने कहा था कि फोन का इस्तेमाल करो, वो भी नहीं किया। इस तरह सोचकर शारदा बस स्टैंड में रुकी रही। तब करीबन रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। अनामिका हॉल में आती है, देखती है कि पिताजी वहां सो रहे हैं। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ पिताजी, अब से आपकी फूटी किस्मत अच्छी हो जाएगी। इस तरह बोलकर वो धीरे से घर से बाहर निकल आती है। जब वो रास्ते से जा ही रही थी तब उसने शारदा को देखा। शारदा बस स्टैंड पे बैठकर रो रही थी। अनामिका शारदा के पास जाती है। आप कौन हैं? यहाँ पे बैठकर क्यों रो रही हैं? मैं तिन्नापुर में रहती हूँ। यहाँ आई थी मछली बेचने के लिए। मछली बेचते बेचते रात हो गई। घर जाने के लिए आई तो देखी बस नहीं, ऑटो नहीं और यहाँ पे बैठी हूँ। अरे आप किसी के पास जाके मदद मांग सकती है ना। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती हूँ। बस स्टैंड में मुझे अकेला देखकर एक चोर आया और चाकू दिखाकर सारे कमाए हुए पैसे ले गया। अगर ये बात मैं अपने पति से बताने जाऊंगी वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा मैंने पैसे गुम कर दिया है और वो मुझे मारेंगे। शारदा रोने लगती है। उसे देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो जो पैसे अपने साथ लाई थी वो शारदा को दे देती है। अरे नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए माँ जी, मैं तो यहाँ जान देने आई थी। अरे क्यों बेटा, तुम तो देख के बहुत अच्छी लड़की लगती हो। इस तरह पूछने पे अनामिका रोने लगती है और अपनी सारी तकलीफों के बारे में शारदा को बताती है। शारदा उसके आंसू पोंछ देती है। इसीलिए इन पैसों की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ने वाली। आप इन पैसों को रख लीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। अपनी जान मत दो अनामिका, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। इस तरह पूरी रात शारदा और अनामिका बस स्टैंड में बैठकर बातचीत करती रहती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह बस स्टैंड में ही पहली बस पकड़ के वो दोनों तिन्नापुर चली जाती हैं। घर पे पूरी रात प्रसाद और रमेश शारदा को लेकर बहुत परेशान थे। शारदा को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनामिका को साथ देखकर वो आश्चर्य होते हैं। रमेश को अनामिका पहली नजर में ही अच्छी लग जाती है। शारदा, ये कौन है? अनामिका के पूछने पे शारदा पूरी बात खुल के बताती है। वो दोनों तैयार हो जाते हैं अनामिका को अपने साथ घर पे रखने के लिए। अनामिका घर का कामकाज, खाना पकाया करती थी। वो बातचीत करने में भी बहुत अच्छी थी और रमेश प्रसाद के साथ वो मछलियां भी पकड़ने जाया करती थी। उधर वीरू और सुजाता को बेटी नहीं मिल रही थी। वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे और परेशान हो रहे थे। इधर शारदा और प्रसाद को ही सिर्फ अनामिका अच्छी नहीं लगती, बल्कि रमेश को भी अनामिका बहुत पसंद आती है। इसलिए दोनों की शादी करा दी जाती है। अब तक तुम इस घर में अतिथि थी, अब तुम मेरी बहू हो, शारदा इस तरह कहती है। फिर अनामिका शारदा और प्रसाद के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। एक दिन, माँ जी, पिताजी, मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला बहू? पिताजी, और आपका बेटा मछलियाँ पकड़ने जाते हैं ना? हाँ। फिर आप मछलियाँ ले जाकर उन्हें बेचती है। मैं उनमें से कुछ मछलियाँ लेकर करी बना के उसे बेचा करूँगी। शहर में बहुत हॉस्टल्स है, वहाँ पे ये अच्छा बिकेगा। अनामिका की ये तरकीब सभी को बहुत पसंद आया। सभी अपनी मंजूरी दे देते हैं। फिर एक दिन अनामिका और शारदा शहर जाती है। वहाँ एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे जैत्रा फिश करी पॉइंट के नाम से एक दुकान शुरू करती है। सभी लोग मिलके अनामिका से ही रिबन कटवाते हैं। तभी अचानक से अनामिका को अपनी माता पिता की याद आ जाती है। वो शारदा को पकड़ के रोने लगती है। मुझे तुम्हारे दिल के बारे में पता है, इसीलिए देखो मैंने क्या तोहफा लाया है। अनामिका अपने आंसू पोंछती है और देखती है कि वहाँ उसके माँ पिताजी खड़े हैं। माँ पिताजी को देखकर वो भागते हुए जाती है और उनसे लिपट जाती है। पिताजी, मैं बदकिस्मत वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे जन्म के वक्त अगर बिजली चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। हाँ बेटा, मैंने तो उतना सोचा ही नहीं, गुस्से में पता नहीं क्या कह दिया, मुझे माफ कर देना। पिताजी की बातें सुन के अनामिका खुश हो जाती है। फिर अपनी माँ सुजाता को वो गले लगा लेती है।
फिर वहाँ से सभी लोग शारदा के घर पे जाते हैं, खाना पीना करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तब से अनामिका अपने पति के साथ रोज सुबह जाया करती थी और मछली पकड़ के लाया करती थी। उनमें से कुछ शारदा बेचने के लिए ले जाया करती थी और उनमें से कुछ प्रसाद अच्छे से साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। तालाब से लौटने के बाद उन मछलियों को अच्छे से पका के अनामिका अपने करी पॉइंट पे ले जाया करती थी। वो बड़े ही स्वादिष्ट और खुशबूदार मछली की सब्जी बनाया करती थी। उस खुशबू से ही कई लोग अनामिका के फिश करी पॉइंट पे आते थे, पैसे देते थे और फिश करी खरीद के वहाँ से ले जाते थे। और इस तरह देखते देखते अनामिका का फिश करी पॉइंट बहुत फेमस हो जाता है और सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।